ये वीडियो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 21 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 22 जून साल 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा को ऑथराइज कर दिया और जर्मन यूनिट्स, उनके पैंजर डिविजन, उनके सारे आर्मर्ड डिविजन, सब लोगों ने एक साथ सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट कैसे हुआ था। इस एपिसोड में हम उसके आगे की बात देखेंगे। कहानी शुरू होती है जून 1941 से। महीने के एंड में आते आते जब सोवियत यूनियन पे हमला हो चुका था जर्मनी का, तो स्टालिन को ऐसा लग रहा था कि जो हमला हुआ है ये शायद फुल ब्लोन इन्वेजन ना हो, ये बस कुछ समय की बात है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट स्टालिन को जब बताया गया कि भाई मिन्स्क, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी सोवियत यूनियन की, उसको कैप्चर कर लिया जर्मन सोल्जर्स ने, तब उसको लगा कि नहीं, ये एक फुल ब्लोन इन्वेजन है। और तब उसको ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, एकदम बहुत परेशान हो गया था वो। और मॉस्को में जो जहां पे उसका रेसिडेंस था स्टालिन का, वहां से निकल के बाहर एक जंगल था, वो वहां चला गया और वहां जाके वो अपसेट हो गया और उसको था कि अब तो शायद उसको भी सरकार से लोग निकाल देंगे। और उसके कुछ समय के बाद उसका एक डेलीगेशन मॉस्को से उसके पास आया और उसको मनाने के लिए कि सर, आपकी हमको जरूरत है इस मुश्किल घड़ी में और आप हमको लीड करिए। तो स्टालिन की रेपुटेशन थी जनता के सामने कि वो बहुत ही अथॉरिटेरियन और बहुत जनता से बहुत कम इंटरेक्ट करता था। वो जितने भी उसके पब्लिक अपीयरेंसेस होते थे उसमें सारी अनाउंसमेंट्स उसके मिनिस्टर्स करते थे, वो ज्यादा बात करता नहीं था। बट इस समय उसने कुछ बिल्कुल अलग किया। उसने 3 जुलाई को अपने देश की जनता को संबोधित किया और उसने वो स्पीच स्टार्ट की कि भाइयों और बहनों, डियर कॉमरेड्स, मेरे सारे साथियों, बहुत ही इमोशनल तरीके से उसने अपनी जनता से इस बात की अपील की कि हमारे पे अब दुश्मन का हमला हो चुका है और हमको किसी भी तरह जीतना तो बहुत दूर की बात है, उसका यहां पे आना ही हमको बहुत मुश्किल करना है। तो इसीलिए उसने अपने लोगों से पैट्रियोटिक वॉर की अपील की। इसका मतलब, अगर तो आप आर्म फोर्सेस में हैं, अगर आप फौजी हैं, तो ऑब्वियसली आप जाके लड़ाई करेंगे जर्मन फौजियों से। बट अगर आप नॉर्मल सिविलियन हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है लड़ाई से, उसको भी पार्टिसिपेट करना है। कैसे? जो जर्मन यूनिट्स आगे बढ़ रही हैं उनको खाने के लिए, उनके पास ऑब्वियसली जो सामान होगा वो खत्म तो हो ही जाएगा, तो वो कोशिश करेंगे कि हमको जमीन से सामान लेना है। मतलब जो लोग वहां पे रहते हैं उनको लूट के, उनका सामान लूट के हमको अपने इन्वेजन को आगे बढ़ाना है। तो वो ये अपील कर रहा था कि जितने भी उनकी रास्तों में जगह आ रही हैं उन सारी जगहों को आप डिस्ट्रॉय कर दो, अपने घरों को छोड़ के जाओ और मूव करो वहां से, ताकि उनके हाथ में कुछ भी ना आए। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के लिए वो अपने लोगों से अपील कर रहा था। और इसी स्पीच में उसने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि उसके ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी उसके साथ एलाय हो चुके हैं और अब वो भी उसको हेल्प करेंगे सामान देके सी के तरफ से। ये स्पीच देने के बाद स्टालिन पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया वॉर एफर्ट में सोवियत यूनियन के डिफेंस के लिए। उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का हेड अपने आप को बना लिया, जैसे कि चेयरमैन ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स, चेयरमैन ऑफ स्टेट कमिटी ऑफ डिफेंस, चेयरमैन ऑफ ट्रांसपोर्ट कमीशन। और उसके कुछ समय के बाद 8 अगस्त को उसने अपने आप को रेड आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी बना दिया। स्टालिन ने अपने आप को इस पूरे डिफेंस प्लान में बहुत डीपली इन्वॉल्व कर लिया। वो सिर्फ आर्मीज के मूवमेंट को नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिविजन जो थे उनके मूवमेंट को भी वो कंट्रोल कर रहा था। और यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टालिन कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री कमांडर नहीं था। उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था अपनी यूनिट्स को कमांड करने का, और स्पेशली ऐसे मौके पे जब जर्मन वेयरमार्क्ट इतनी तेजी से मूव कर रहा था। दिन के दिनों में जर्मन सैकड़ों मील पार कर ले रहे थे। तो इतना जब फोर्सफुल इन्वेजन हो रहा है, पूरा ब्लिट्जक्रीग का इस्तेमाल करके हर तरह से अटैक कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ही एबल, बहुत ही स्किल्ड कमांडर चाहिए कि वो अच्छा डिफेंस माउंट कर सके। ये पूरी रेड आर्मी का और सोवियत जितनी आर्म फोर्सेस थी उसका कमांड अपने हाथ में लेने के बाद स्टालिन ने जो सबसे बड़ी चीज जो उसने लागू की वो ये था कि उसने स्ट्रेटेजिक रिट्रीट या किसी भी तरह की रिट्रीट को पूरी तरह मना कर दिया। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस पोजीशन पे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, दुश्मन वहां पे आ रहा है और आपको लग रहा है कि अब उस पोजीशन को होल्ड करना मुश्किल है, तो आप क्या करते हो? आप एक पीछे पोजीशन पे आ जाते हो जहां पे आपको लगता है कि यहां पे डिफेंस करना ज्यादा अच्छा होगा। इसको आप कहते हो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट सारे जितने भी बेहतरीन कमांडर्स हुए हैं हिस्ट्री में सब करते थे। अगर रॉमेल को देखो, आप नेपोलियन को देखो, तो मौके पे वो आते थे पीछे और एक ज्यादा डिफेंसिव पोजीशन में अपने आप को रोक लेते थे। बट स्टालिन ने इस चीज को कंप्लीटली मना कर दिया। किसी भी कीमत पे पूरी रेड आर्मी के जितने सोल्जर्स थे उन सबको पूरा अनाउंस कर दिया गया कि आपको कोई भी हक नहीं है कि आप पीछे हटो, आप स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करो, किसी भी तरह से वहां से हटो। आपको लास्ट मैन तक उस पोजीशन पे रहना है और जब तक हो सके दुश्मन को रोकना है।
अच्छा, अगर आपको दुश्मन कैप्चर करने के लिए आपको इंसर्कल कर लिया, फिर भी आपको लास्ट मोमेंट तक लड़ाई करनी है और आपको कैप्चर नहीं होना है, आपको मरना है। इस वजह से, इस डिसीजन की वजह से लाखों लाखों सोवियत सोल्जर्स सीधे कैप्चर कर लिए जा रहे थे या मारे जा रहे थे। और इसी की वजह से शुरुआत के समय में जब ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे सोवियत ऑफिसर्स को और सोवियत ट्रूप्स को शूट कर दिया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये क्या किया कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम अच्छे से डिफेंस नहीं कर पाए, या फिर तुम कावर्ड हो, तुम एक कायर हो। वेस्टर्न फ्रंट के कमांडर डिमिट्री पावलोव को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फिर 16 अगस्त को एक ऑर्डर 270 लॉन्च किया स्टालिन ने। इस ऑर्डर में यह था कि जितने भी लोग डिजर्टर्स हैं, यानी कि वो अपनी आर्मी छोड़ के भाग रहे हैं, उनको शूट किया जाएगा और उनकी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाएगा। अगर ऐसे रेजिमेंट्स हैं, बटालियंस हैं जो सरेंडर कर रहे हैं, उन पूरे बटालियंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये ऑर्डर स्टालिन ने लॉन्च कर दिया। और ये सारे ऑर्डर जितने भी इंपॉर्टेंट जगह थी जहां पे सोवियत ट्रूप्स थे, वहां सब जगह जाके इन ऑर्डर्स को लाउड स्पीकर पे अनाउंस किया गया। अगर रेड आर्मी की बात की जाए तो ज्यादातर सोल्जर्स जो थे उसमें वो बहुत यंग उम्र के थे और ज्यादातर कॉन्स्क्रिप्ट्स थे, मतलब उनको भर्ती किया गया था, वो खुद से नहीं आए थे। और इसी वजह से बहुत दूर दूर के रीजन से लोग जिनको पकड़ पकड़ के भर्ती करके लाया गया था फौज में, उनमें से बहुत सारे लोग तो अनपढ़ भी थे। जो इतने सारे ट्रूप्स इकट्ठा होकर कॉन्स्क्रिप्ट्स बन के आ गए थे आर्मी में, उनको ट्रेनिंग करने के लिए कोई खास तरीका नहीं था। शुरुआत में उनको सिर्फ बेसिक बेयर मिनिमम सिखा रहे थे। और यहां और ये तक हो रहा था कि इतने सारे जो बच्चे बच्चे आ गए थे फौज में, उनको बस इतना ही सिखाया जा रहा था कि आपको कमांड दिया तो आप परेड कर सको, अगर आपको कमांड दिया गया टेक कवर तो आप जाके एक साथ कवर ले सको, और बहुत हो गया तो आपको एक वुडन राइफल दे देंगे और उससे कैसे आपको बेसिक मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो सिखाई जा रही थी। कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो दूर की बात है, कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही थी उन लोग को, बस इतना थोड़ा सा सिखा के फिर उनको सीधे फ्रंट पे भेज दिया जा रहा था। ये हालत थी उस समय रेड आर्मी की। रेड आर्मी के ट्रूप्स के पास वेपन्स नहीं थे, उनके पास बैरक्स नहीं थे जहां पे वो रह सके, और उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं था जिससे वो गाड़ी में बैठ बैठ के फ्रंट पे जा सके। कोई पोजीशंस नहीं थे उनके पास। और इसीलिए एक ऐसी चीज थी रेड आर्मी के सोल्जर्स के लिए जो उनके पास हमेशा रहती थी, और उसको वो किसी भी कीमत पे अपने से अलग नहीं करते थे, और वो चीज थी एक स्पून, एक चम्मच। चाहे उनके पास वेपन्स रहे या ना रहे, चाहे उनको खाना मिले या ना मिले, बट हर सोवियत ट्रूप अपने पास एक चम्मच रखता था और अपने जूते में डाल के रखेगा, ताकि कभी अगर खाना मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, तो उनको खाने के लिए चम्मच उनके पास है। जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 के सोवियत आर्मी के ट्रूप्स थे जिन्होंने इतनी मुश्किल कंडीशन में लड़ाई की थी, उनसे अगर पूछा जाए तो सब ये कहते थे कि चाहे वो अपनी बंदूक छोड़ दें, बट अपना चम्मच वो कभी छोड़ते नहीं थे। चलिए हम बात करते हैं कि जर्मन इन्वेजन कैसे आगे बढ़ रहा था। जैसे आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कि जर्मन प्लान ये था सोवियत यूनियन को इन्वेड करने का कि वो 3 फ्रंट्स पे अटैक करेंगे। जो जर्मनी का आर्मी ग्रुप नॉर्थ था उसको लीड कर रहे थे विलेम वॉन लीव, और उनका प्लान ये था कि वो ऊपर से जाएंगे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से होते हुए लेनिनग्राड को कैप्चर करेंगे। हिटलर का ये मानना था कि लेनिनग्राड को कैप्चर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि लेनिनग्राड के पास फिर समुद्र था, और वहीं से वो सोच रहे थे कि जितने भी एलाइज यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकन जो हेल्प आने वाली है वो समुद्र के रास्ते से आएगी, तो उस जगह को कैप्चर करना जरूरी है ताकि सोवियत यूनियन को बाहर से हेल्प ना मिले। दूसरा था आर्मी ग्रुप साउथ, जो पोलैंड के निचले हिस्से से जाएंगे सोवियत यूनियन के अंदर, यूक्रेन से होते हुए वो किएव को कैप्चर करेंगे। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे जनरल गर्ड वॉन रुनस्टेड। तीसरा ग्रुप था आर्मी ग्रुप सेंटर, और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे जनरल फेडर वॉन बॉक। और इस आर्मी ग्रुप सेंटर में एक आर्मर्ड डिवीजन था हाइंस गुडेरियन के अंडर। अगर आपको याद होगा तो ये वही कमांडर हैं जिन्होंने 1940 में यानी पिछले साल फ्रांस के इन्वेजन के समय बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। आर्मी ग्रुप सेंटर का ऑब्जेक्टिव यह था कि वो पहले स्मोलेंस्क पहुंचेंगे और उसके बाद वो वहां से अटैक करेंगे मॉस्को पे, सोवियत यूनियन की कैपिटल। शुरुआती दिनों में ऑपरेशन बारबरोसा बिल्कुल जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही चल रहा था। तो जुलाई के शुरुआत के दिनों में आर्मी ग्रुप सेंटर पहुंच गया मिन्स्क के पास, और लाखों सोल्जर्स को वहां पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके एक हफ्ते के बाद आर्मी ग्रुप सेंटर पहुंच गया स्मोलेंस्क, और 22 जुलाई को स्मोलेंस्क के ईस्टर्न साइड पे ये 2 जर्मन ग्रुप जो थे उन लोगों का एक पिंसर मूवमेंट जो कर रहे थे वहां पे आके मिल गया, और इसके साथ एक बार फिर स्मोलेंस्क में जितने भी रेड आर्मी के ट्रूप्स थे उन सबको भारी मात्रा में कैप्चर कर लिया गया। क्योंकि स्टालिन ने ऑर्डर दिया हुआ था कि किसी भी कीमत पे सोवियत ट्रूप्स को पीछे नहीं हटना है, इस वजह से लाखों की मात्रा में सोवियत ट्रूप्स को जर्मन ट्रूप्स घेर ले रहे थे, उनको इंसर्कल करके उनको कैप्चर कर रहे थे, और फिर सारे जितने भी कैप्चर्ड सोल्जर्स थे उनको वो लोग पीओडब्ल्यूज बना के वेस्ट डायरेक्शन में पीछे पीछे भेज रहे थे। ऑब्वियसली जो जर्मन ट्रूप्स थे उनके पीछे, जो आगे तो अटैकिंग यूनिट्स थी, उनके पीछे कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जर्मनी के फोर्सेस में जो वहां पे जितने भी ज्यूज थे उन लोगों को पकड़ पकड़ के वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे।
तो बहुत ही पूरी तरह मैसेकर हो रहा था इस पूरे इन्वेजन के स्टार्टिंग के समय में। और जर्मनी के लिए ये पूरा इन्वेजन बिल्कुल जैसा प्लान किया था वैसे ही चल रहा था, क्योंकि अब जर्मन्स ने स्मोलेंस्क को कैप्चर कर लिया, तो अब उनके और मॉस्को जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था उसके बीच में सिर्फ 320 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। और ऐसा लगने लग गया कि बस ये गर्मी खत्म होते होते ये पूरा जो इनका मेन अटैक जो है वो समाप्त हो जाएगा, सोवियत यूनियन की हार हो जाएगी। हालांकि आर्मी ग्रुप सेंटर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जैसा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया, परंतु आर्मी ग्रुप नॉर्थ और आर्मी ग्रुप साउथ इन दोनों का स्पीड उतना नहीं था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि आगे ये भी बढ़ रहे थे, बट ये उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जितना आर्मी ग्रुप सेंटर आगे बढ़ रहा था। उसका मेन रीजन ये है कि आर्मी ग्रुप नॉर्थ और साउथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनको सोवियत रेजिस्टेंस ज्यादा स्टिफ लग रहा था। मतलब सोवियत ट्रूप्स बेहतर तरीके से डिफेंस कर रहे थे और काउंटर अटैक भी कर रहे थे, तो इसी वजह से ज्यादा समय लग रहा था आर्मी ग्रुप नॉर्थ और आर्मी ग्रुप साउथ को अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। मिड जुलाई तक आते आते आर्मी ग्रुप साउथ अभी भी कीव से, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था उसका, वहां से 80 किलोमीटर दूर था, और वैसे ही आर्मी ग्रुप नॉर्थ अभी भी लेनिनग्राड तक पहुंचा नहीं था, और आर्मी ग्रुप सेंटर काफी आगे निकल गया था। तो अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज कि आर्मी ग्रुप सेंटर काफी आगे निकल गया था और इनके जो आर्मी ग्रुप नॉर्थ और साउथ थे वो पीछे थे, तो इनके बीच में वो लगातार बैलेंस नहीं था। और दूसरी चीज ये थी कि सोवियत यूनियन की आर्मी की स्ट्रेंथ को जर्मन्स ने अंडर एस्टिमेट किया। वो इतने सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर रहे थे, लाखों की मात्रा में, मतलब 2 से 2.5 मिलियन सोल्जर्स उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। उसके बाद भी जहां भी वो आगे बढ़ रहे थे उनको फिर इतने सारे सोल्जर्स मिल रहे थे, तो जो जितने कमांडर्स थे, ट्रूप्स थे, वो सारे लोग धीरे धीरे डिमोरलाइज हो रहे थे कि इनकी स्ट्रेंथ खत्म क्यों नहीं हो रही है। जब ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट किया था जर्मनी ने, और इतना तेज इन्वेजन करने के बाद इतने सारे सोल्जर्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमने बल्क ऑफ सोवियत यूनियन की आर्मी को हमने कैप्चर कर लिया है, तो आगे इसके जब हम मॉस्को पर मूव करेंगे तो काफी आसान रास्ता होगा। परंतु ऐसा हो नहीं रहा था। आर्मी ग्रुप साउथ और आर्मी ग्रुप नॉर्थ इन दोनों को काफी रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो उनको लग रहा था कि इतने सारे फौजी आ कहां से रहे। हालांकि वो फौजी, उनके पास वेपन्स नहीं थे, उनके पास, वो लोग भूखे थे, खाना नहीं था अच्छे, उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, फिर भी फौजी वहां पे थे और वो पोजीशंस को डिफेंड कर रहे थे। और इसका मतलब आप, अगर आपके पास अच्छा इक्विपमेंट है तो आप आगे जरूर बढ़ोगे, जो कि जर्मन्स आगे बढ़ रहे थे, पर उनका जो स्पीड है वो हो रहा था कम। और इसी वजह से सारे जो कमांडर्स थे वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये इतने सारे सोल्जर्स आ कहां से रहे। बट चूंकि आर्मी ग्रुप सेंटर काफी आगे निकल गया था, तो अगर आप मैप में इन्वेजन प्लान देखोगे तो अगर एक ग्रुप आगे निकल गया है तो उसके जो फ्लैंक्स होते हैं उसका दोनों तरफ वो एक्सपोज होता है और वहां से उस पर काउंटर अटैक हो सकता है। यही चीज एग्जैक्टली इन्वेजन ऑफ फ्रांस के दौरान भी हुई थी, जब हाइंस गुडेरियन अपने आर्मर्ड ग्रुप को लेकर काफी आगे निकल गया था और ऐसा लग रहा था कि यहां पे काउंटर अटैक हो जाएगा। तो वैसे ही उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये दुविधा आ गई थी अब जर्मन लीडरशिप के सामने कि जो इतना निकल गया है आर्मी ग्रुप सेंटर आगे, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। क्या हमको आर्मी ग्रुप सेंटर को आगे बढ़ने देना चाहिए और मॉस्को को कैप्चर करने देना चाहिए, या फिर जो आर्मी ग्रुप नॉर्थ है और आर्मी ग्रुप साउथ, इन दोनों को भी अपने पोजीशंस पे आने देना चाहिए और आर्मी ग्रुप सेंटर के दोनों फ्लैंक्स को सिक्योर करना चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस में हिटलर ने चुना ऑप्शन नंबर 2। और ऑपरेशन बारबरोसा के लिए यह डिसीजन आगे जाके बहुत ही घातक साबित होगा। हिटलर ने आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर्स को कांटेक्ट किया और हाइंस गुडेरियन को कहा कि तू अपने आर्मी ग्रुप्स को लेके नीचे की तरफ जा और ये जो कीव पे मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे उसको सपोर्ट कर और कीव को कैप्चर कर। हाइंस गुडेरियन को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसको यह लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ता जाएगा तो जैसे उसने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था वैसे ही वो मॉस्को को भी कैप्चर कर लेगा। बट इस बार हिटलर की बात मजबूत थी, वो ज्यादा कन्विक्शन से बोल रहा था और उसने बहुत बोला कि नहीं जाना आगे। बट इस बार गुडेरियन की बात नहीं मानी गई और अगस्त 23 को हाइंस गुडेरियन ने अपने ग्रुप को लेके साउथ की तरफ रुख किया और वो चल पड़ा कीव की तरफ। और उसी टाइम आर्मी ग्रुप साउथ भी कीव के ईस्ट साइड पे जाके जो ऊपर से गुडेरियन का ग्रुप आ रहा था उसके साथ मिला, वो पिंसर मूवमेंट कंप्लीट हुआ और एक बार फिर कीव में 5 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स को या कैप्चर कर लिया गया या उनको मार दिया गया। और इस तरह से कीव भी अब जर्मनी के हाथ में आ गया। ठीक उसी तरह से आर्मी ग्रुप सेंटर से भी मदद भेजी गई ऊपर की तरफ और आर्मी ग्रुप नॉर्थ ने मिलके सितंबर के महीने में वो लेनिनग्राड के पास पहुंच गए। लेनिनग्राड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जर्मनी की नजर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जितनी भी सोवियत यूनियन को बाहर से हेल्प मिलेगी एलाइज से, यानी ब्रिटिश लोगों से और अमेरिकन से,
वो लेनिनग्राड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर लेनिनग्राड उनके हाथ में आ गया, जर्मनी के हाथ में, तो सोवियत यूनियन को बाहर से मदद नहीं मिल पाएगी। अब जब जर्मनी के आर्मी ग्रुप्स लेनिनग्राड के बाहर पहुंच चुके थे, तो नेक्स्ट स्टेप ये था कि लेनिनग्राड को स्टॉर्म करेंगे और उस सिटी को भी पूरी तरह कैप्चर करेंगे। परंतु हिटलर ने वैसा किया नहीं। उसके ग्रुप्स बाहर पहुंचने के बाद भी उसने अटैक नहीं किया, उसने कुछ और किया। एग्जैक्टली हिटलर ने क्या किया, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में ईस्टर्न फ्रंट का बहुत बहुत ही बड़ा योगदान था। हालांकि हम ज्यादा सुनते हैं वेस्टर्न फ्रंट के बारे में, बट ज्यादा डिस्ट्रक्शन और जो बड़े स्केल पे जो लड़ाई होती है, ये सब कुछ ईस्टर्न फ्रंट पे हुआ था। इसीलिए मैं जितने भी ऑपरेशन बारबरोसा में जिस जिस जगह पे बात कर रहा हूं कि यहां पे कैप्चर किया गया, तो वहां पे आप हमेशा देखोगे कि मैं कहूंगा कि लाखों सोल्जर्स को कैप्चर किया गया। इतने सिविलियंस की डेथ हुई थी इस पूरे इन्वेजन के दौरान कि पूरे वेस्टर्न फ्रंट में जितने फौजी थे उतने लोगों की डेथ हुई थी जितने यहाँ पे सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। और इसीलिए जब आप बात करते हैं ऑपरेशन बारबरोसा के बारे में, तो इतने छोटे छोटे बैटल्स हुए थे उसमें, इतनी सारी छोटी छोटी लड़ाइयां थी कि इन सबको एक साथ डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। जिस बुक से मैंने पढ़ाई की है उस बुक का नाम है बारबरोसा द ब्लडीएस्ट वॉर इन हिस्ट्री। इस बुक को लिखा है स्टीवर्ट बिन्स ने। जब इस बुक को पढ़ोगे तो इसमें सिर्फ बारबरोसा के बारे में बात की है, तो आपको पता चलेगा कि कितने इलैबोरेट प्लान्स थे जर्मनी के सोवियत यूनियन को लेके, और कैसे बार बार जब जर्मनी अटैक कर रहा था तो इतने लाखों सोल्जर्स वो लोग कैप्चर कर ले रहे थे, पर अल्टीमेटली जो रिजल्ट हुआ वो कुछ और ही था। इस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और इस सीरीज का अगला एपिसोड जो है एपिसोड 22, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इस वीडियो के एंड पे भी इसका लिंक मैं डाल दूंगा।